जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हम आपके लिए एक और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें करंट के भी कुछ प्रश्न रखे गए हैं और बाकी सभी विषयों के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। एक तरफ से हम लोग इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? यानी कि गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में घोषित किया गया है? करंट का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है गांधीनगर हवाई अड्डा, बी सूरत हवाई अड्डा, सी वडोदरा हवाई अड्डा, डी भरूच हवाई अड्डा। तो इसका आंसर है सूरत हवाई अड्डा। गुजरात में आप जानते हैं सूरत है और सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और जो हमारा सूरत है वो आप जानते हैं ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ताप्ती नदी पर सूरत बसा हुआ है। सूरत में जो है हीरे का कार्य बहुत होता है, हीरे की कटाई और उसके आभूषण बनते हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 7 सितंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, याद कर लीजिए, कुरुक्षेत्र हरियाणा। गोरखपुर इसका आंसर नहीं है, कई लोग इसका आंसर गोरखपुर लगा सकते हैं। गोरखपुर में गीता प्रेस है, पर गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, तोरग्या महोत्सव मनाया गया। किस राज्य में? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार के महोत्सव वगैरह यूपीपी के एग्जाम में आते रहे हैं। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया? यूनेस्को अमूर्त संस्कृत विरासत घोषित करता है ऐसी कलाएं, ऐसा जो कल्चर होता है, नृत्य वाला है, नाच के आप दिखा सकते हैं, गा के आप दिखा सकते हैं, कोई कला होती है, कोई कार्य करने की कला या कुछ बनाने की, डिजाइन बनाने की, पेंटिंग बनाने की कोई भी कला होती है, उसको अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया जाता है। तो हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए गरबा नृत्य गुजरात, बी चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश, सी बिहू असम, डी झूमर झारखंड। तो इसका आंसर है ए गरबा गुजरात। आपने बहुत जानते होंगे इसके बारे में, गरबा के बारे में सुना होगा। गरबा गुजरात का है नृत्य और इसको यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया है, गरबा को। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे अपना जलीय जीव घोषित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपी की परीक्षा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? ये आप जानते हैं किसे घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अब उत्तर प्रदेश राज्य ने भी अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। वो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए कछुआ, बी गंगा डॉल्फिन, सी मछली, डी झींगा। तो इसका आंसर है बी गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव भी डॉल्फिन है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की कभी राजधानी नहीं रहा है? जो ऑप्शन है 4, इनमें से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की कभी राजधानी नहीं रहा है? तो हम लोग देखते हैं, आगरा। तो आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है। प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है। लखनऊ वर्तमान में ही राजधानी, ऑप्शन नंबर डी। वाराणसी जो बनारस है, जिसे काशी भी कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश की कभी राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अनुसंधान संस्थान ने इनका मिलान करने को है। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ से देख लीजिए कौन सा मिलान गलत है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बरेली, ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन मेरठ,
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, कुफरी में, लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन मेरठ में है, बिल्कुल सही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की जब बात करेगा तब कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है लखनऊ में, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो कानपुर। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में है। नीचे के तीनों सही हैं। बकरी अनुसंधान संस्थान बरेली में नहीं है, ये है मथुरा में। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए गलत था, ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे देखिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 1,98,00,000 से अधिक जनसंख्या है इसकी, अभी तो और बढ़ गई होगी। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, बागपत। तो इसका आंसर है महोबा। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का राज्य है। ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, IMF इसे कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई। IMF की स्थापना 1944 में हुई है। IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में है, वाशिंगटन DC में। ओके, 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप जान लीजिए, समझ लीजिए। बिम्स्टेक एक संगठन है, उसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, ये फुल फॉर्म है इसका। इसका जो सचिवालय है वो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, और इसकी स्थापना हुई है 6 जून 1997। ये भी आप याद कर लीजिए। बिम्स्टेक की जो स्थापना है 6 जून 1997 को हुई है। इसमें बोला गया बिम्स्टेक का कौन सदस्य नहीं है? तो भारत बिम्स्टेक का सदस्य है, मलेशिया इसका सदस्य नहीं है, थाईलैंड है, म्यांमार है। ठीक है, सभी इसके सदस्य मैं आपको बता देता हूँ। श्रीलंका इसका सदस्य है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और म्यांमार है, थाईलैंड है। ठीक है, मलेशिया इसका सदस्य नहीं है, यही हमारा आंसर है। बिम्स्टेक का सदस्य मलेशिया नहीं है। ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल उसका नाम ही आ रहा है, तो उसके किनारे जो भी देश हैं वो देश, और फिर भूटान और नेपाल मिला के इतने देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा, आप जानते हैं कि चाय सबसे ज़्यादा असम में होती है, लेकिन असम में इसका मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय वहाँ पे बनाया गया जहाँ से चाय का निर्यात हो सके, व्यापार हो सके, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जून, 25 जून, 29 जून, 30 जून। तो इसका आंसर है 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, याद कर लीजिए आप अच्छे से। 13वां प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग जो अभी नीति आयोग बन गया है 2015 से, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद को एक सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा किसने प्रदान की? ये भी प्रश्न कई बार आया है। जो राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, को एक सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा किसने प्रदान की? ऑप्शन है के संथानम, बी PC महालनोबिस, गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर है के संथानम। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी। ओके, 15 प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये युद्धों पे आधारित प्रश्न है। एक तरफ से देख लीजिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 दिया है, तो ये तो एकदम बिल्कुल सही है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 बिल्कुल सही। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले वाले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर विजय हुई थी बाबर की। हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पे दिया 1570, गलत, यही हमारा आंसर हो गया।
वांडी वास का युद्ध 1760 बिल्कुल सही है। ये अंग्रेज और ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच भारत में वर्चस्व की लड़ाई के लिए युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटेन की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, ना कि 70 में। ठीक है, 1576 में हुआ है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ये गलत था। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना 1872 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी है, कई लोगों को याद होगा। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना हो रही है प्रति 10 वर्ष पर। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन, मद्रास जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये तीसरा ही अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ है, मुंबई में हुआ है, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है 1886 में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ है 1887, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ है इलाहाबाद, इसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? कटक में, कटक उड़ीसा। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन के वन है? चंदन के वन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें वो चंदन की तस्करी करता है। तो चंदन के वन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये आता है। यूरेनियम खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हम लोग ऑप्शन देखते हैं। जरिया झारखंड में है, कोयले के लिए। जरिया झारखंड कोयला होता है यहाँ पे। करणपुरा यहाँ भी कोयला है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, यही हमारा आंसर है। चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में है, लोह खनन के लिए, लोहे के खनन के लिए है। तो जादूगोड़ा झारखंड में है यूरेनियम खनन के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम खनन झारखंड। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न है, आप इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो नागालैंड टच तो करता है, मणिपुर भी टच करता है, मिजोरम भी टच करता है, लेकिन सबसे लंबी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? ये प्रश्न कई बार आया है, रिपीटेड है, याद कर लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, कई बार प्रश्न आ चुका है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? बहुत सारी समुद्री धाराएं हैं जो ठंडी हैं, या तो कुछ गर्म है कुछ ठंडी है। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है वो गर्म है, और ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो ठंडी धाराएं हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं, ब्राज़ील गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, अग्लुआस गर्म है, हम्बोल्ट या पेरू की धारा है। हम्बोल्ट धारा का नाम पेरू की धारा भी है, जो पेरू के तट पर चलती है, ये ठंडी जल धारा है। ठीक है, इसी को ख़त्म करके यहीं पर एक गर्म जल धारा बन जाती है जो एल नीनो कहलाती है। ठीक है, हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, और यहीं पर इसको ख़त्म करके गर्म जल धारा भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर बहने लगती है, वो एल नीनो की धारा है। ठीक है, अगला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, आप जानते हैं, और निर्जन महाद्वीप है, वहाँ सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, बस खाली वैज्ञानिक रिसर्चर्स वहाँ पे गए हैं, बाकी कोई नहीं है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन से देखते हैं। माउंट मैकिन्ले। तो माउंट जो मैकिन्ले है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन इसका आंसर है। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो आप जानते हैं, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तंजानिया में जो कि है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ दक्षिण
अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि एंडीज पर्वत का भाग है। ठीक है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? मूल ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संविधान का ये पार्ट मूल ढांचा है, इस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, आप चाहे जितना बड़ा बहुमत लेके आ जाएं तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत था किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्लियर किया था, बताया था? तो वो है आंसर केशवानंद भारती। इसको याद कर लीजिए, केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है, केशवानंद भारती में। ठीक है। 26वां प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है शून्यकाल। तो शून्यकाल कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के ठीक पूर्व का काल, ठीक, प्रश्नकाल के ठीक बाद का। तो इसमें आंसर है डी, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। ठीक, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटा का समय जो होता है शून्यकाल कहा जाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का प्रयोग नहीं है, उल्लेख है ये नहीं। ये 12 बजे से शुरू होता है, तो 12 बजे यानी 00 बजता है, तो हिसाब से मीडिया ने इसको शून्यकाल का नाम दे दिया। तो इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल है वो भारत की देन है। ये भी एक बार प्रश्न आया था कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है। ठीक है। और इसमें कोई भी प्रश्न आप उठा सकते हैं बिना पूर्व सूचना के। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है 12 बजे से चलता है। ठीक है। 27वां है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे अभी आएगा कुछ दिनों में। तो आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक की प्रस्तुति के पश्चात उसका बजट की प्रस्तुति से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, बजट की प्रस्तुति के पूर्व। बजट जिस दिन प्रस्तुत होता है उसके 1 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, पूरा साल भर का उसमें बताया जाता है कितना आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए, अच्छे समझ लीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है। 29वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के सभी भाग, सभी अनुसूचियाँ, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप जरूर याद कर लें। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर सी 4A, 4वें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य 4A। कौन सा मिलान गलत है? अब यहाँ पे ईयर की बात आई है। आधुनिक इतिहास से हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बिल्कुल सही। किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास 1908, जो किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा 1908 में। गेटवे ऑफ इंडिया बना 1911, बिल्कुल सही। राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई 1913, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। राजधानी आई थी 1912 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई 1912 में, 13 में नहीं आई, बाकी सब सही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है एशिया का, उसकी राजधानी मनीला है। और फिलीपींस ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार देता है, जो एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसकी स्थापना एशियन डेवलपमेंट बैंक की 1966 में हुई थी। ठीक है। सांची स्तूप किस राज्य में है? इस प्रश्न पे कई लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पक्का पता है, तो कंफ्यूज मत हो, याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास सांची एक जगह है, वहाँ पर है। ठीक है। बिहार में नहीं है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर बना है? गुप्तकाल, गुप्त वंश, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की 319 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। और ईंटों से एक मंदिर बना था। उसी समय मंदिर बनने की कला की शुरुआत हुई है गुप्तकाल से। तो ईंटों से जो मंदिर बना है वो भीतर गांव में बना है। कहाँ पे? भीतर गांव। आप
गूगल से पिक वगैरह देख सकते हैं। भीतरगांव में ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर है। भीतरगांव है कानपुर में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर है? कानपुर भीतरगांव में। ठीक है, याद कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है 34वां, विश्व की सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है? समुद्र का पानी खारा होता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा खारा है, कहीं पर कम खारा है। तो झील की बात करेंगे कि कौन सी झील विश्व की ऐसी है जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। ऑप्शन देखते हैं, मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील, चिल्का झील। तो इसका आंसर है वान झील। वान झील टर्की में है। टर्की यानी तुर्की जो देश है, और तुर्की देश ने अभी अपना वर्तमान में नाम तुर्की कर दिया है। तुर्की अब ऐसे लिखा जाता है, तुर्की कर दिया उसने नाम। तो तुर्की में वान झील है जो विश्व की सबसे खारी झील है। 330 इसकी लवणता है, 330 लवणता है इसकी। अंतिम प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार जंग जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, याद कर लीजिए आप। ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। तो इसका आंसर है हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यूपीपी का आपका सपना जरूर पूरा होगा। सभी विषयों पर ध्यान दीजिए। हिंदी में कोई प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि हिंदी लिमिटेड है, आप सही कर सकते हैं। जीएस में मेहनत कर लीजिए, रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मैथ कर लीजिएगा। 100+ का सभी लोग टारगेट लेके चलिए और अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद।